एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के वन शॉट रिवीजन की। रिवीजन के लिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने ये चैप्टर सिर्फ इसलिए नहीं सिलेक्ट किया कि ये आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है। ये चैप्टर सिलेक्ट करने के पीछे एक और रीजन है। देखिए, BSc में 2 बुक्स हैं, राइट, 12th क्लास में। तो जो फर्स्ट बुक है ना आपकी, उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं आफ्टर फर्स्ट चैप्टर, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वर्ड से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, तो बाकी के चैप्टर्स भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर बाकी के चैप्टर्स और पूरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो उसके लिए मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से तसल्ली से समझना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एफर्ट्स हम यहीं लगाएंगे कि हम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिस्प सी डेफिनेशन ली है मैनेजमेंट की। ठीक है, आप चाहे तो सेम डेफिनेशन पिक कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, बट थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जिन वर्ड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको वहां पे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई, अब यहां पे इस डेफिनेशन में मैंने 3 वर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। वन इज प्रोसेस, सेकेंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। इन तीनों वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि मैनेजमेंट हमें इन डेप्थ में समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने वाली हूं। किस चीज का? प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है ना, उसका, और उससे हम समझेंगे वो प्रोसेस वर्ड को। ठीक है, चलिए। अब भाई देखो, महाकुंभ हर 12 साल बाद आता है, मतलब प्रयागराज वाला तो 12 साल बाद 12 आ रहा है। तो ऐसे में एक इवेंट जो इतने सालों बाद हो रहा है, क्या उसकी मतलब कोई भी पहले से प्लानिंग वगैरह नहीं की होगी? किसी ने बैठ के उसके बारे में सोचा नहीं होगा, ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि भैया महाकुंभ है, जिस जिसको नहाना है आ जाना। इस महाकुंभ में 40 करोड़ प्लस लोग आने वाले हैं। तो अगर आप उनकी पहले से अरेंजमेंट नहीं करके रखोगे ना, तो हुड़दंग मच जाएगा पूरे स्टेट में। इसलिए महाकुंभ होने से पहले बहुत सारी चीजें हुई होंगी। तो एक एक करके हम उन सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बुद्धिजीवी लोग मिले होंगे। कौन मिले होंगे? बुद्धिजीवी लोग, मतलब इंटेलिजेंट लोग कुछ बैठे होंगे, मिले होंगे, आपस में डिस्कशन किया होगा। इन्होंने बात की होगी कि कुंभ कैसे करवाना है, क्या क्या होना चाहिए वहां पे, कैसा ओवरऑल कंडक्शन होना चाहिए, कोई VVIPs को आपको बुलाना है तो उनके बारे में सोचना समझना। तो ये सारी डिस्कशन सबसे पहले बैठ के हुई होगी, उसके बाद अनाउंसमेंट की गई होगी। इसके बाद भाई देखो, कुंभ हो रहा है तो बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, उनके खाने का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, और पता नहीं किन के सिक्योरिटी का प्रबंध, पता नहीं किन किन चीजों के बारे में सोचा होगा। तो सारे टास्क जितने भी होंगे वो सारे क्या किए गए होंगे? लिस्ट डाउन किए गए होंगे, और उन टास्क को सेग्रीगेट भी किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स, टेंट्स या फिर होम स्टेज, इन सबको अकोमोडेशन में रखा होगा। तो ऐसे ग्रुपिंग की गई होगी। ठीक है, ताकि हर एक चीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। अब ये होने के बाद ऑब्वियसली नए टेंट्स लगाने हैं तो नया लेबर हायर करा होगा, बहुत सारे लोगों को काम मिला होगा, रोजगार मिला होगा। अगर बहुत सारे VVIPs आने वाले हैं तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचा गया होगा, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन्स रखे गए होंगे, राइट। और वॉलंटरी बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को बोला गया होगा कि आइए आप भी थोड़ा सा देखिए, ताकि हर एक चीज थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हो। तो बहुत सारी हायरिंग की गई होगी, बहुत सारे नए लोगों को हायर किया गया होगा, रखा गया होगा काम पे। ये होने के बाद भाई देखो, जब भी एक इंसान लगातार काम करता रहता है तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब वो लेथार्जिक हो जाता है और बैठ जाता है कि भैया अब नहीं हो रहा मुझसे कुछ, अब मुझे रेस्ट चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा छुटकारा चाहिए इन सब चीजों से। उस टाइम पे किस चीज की जरूरत होती है? उस टाइम पे जरूरत होती है अच्छे मोटिवेशन एंड लीडरशिप की।
कोई ऐसा इंसान आए जो हमें राह दिखा पाए, कोई ऐसा इंसान आए जो हमें लीड कर पाए, कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे अंदर मोटिवेशन भर पाए कि नहीं तुम्हें करना ही है नो मैटर व्हाट। तो उन सब चीजों के बारे में भी सोचा गया होगा। और लास्टली जब कुंभ कंप्लीट हो जाएगा या कुंभ हो रहा होगा, उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि क्या हमने जो सोचा था वो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखना जरूरी है ना। मैंने सोचा हो कि मेरे 95 प्लस आएंगे बीएससी में, लेकिन मैं जब अपनी प्रेपरेशन देख रही हूं तो मैं तो 40% के लिए भी नहीं पढ़ रही हूं। देखना जरूरी है ना, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे आपको और कहां वर्क करना है, राइट। तो ये सारी चीजें कुंभ से पहले इन्होंने की होंगी और कुछ चीजें हैं जो कुंभ के टाइम पे वो करेंगे और बाद में करेंगे। अभी जो सारी चीजें हैं ना, ये एक पूरी प्रोसेस है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस है। अब इनके थोड़े से नाम गिनवा देती हूं मैं। जब मैंने बोला बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे, बातचीत की होगी, डिसाइड किया होगा क्या करना है, क्या अचीव करना है, कैसे करना है, तो इसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लानिंग। बैठ के प्लान करना। उसके बाद जब आई सेड रिसोर्सेज के बारे में सोचा गया होगा, टास्क के बारे में सोचा गया होगा, और भी बहुत सारी ग्रुपिंग की गई होगी। तो यहां पे मैं हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जब आई सेड नए लोगों की हायरिंग हुई होगी, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं कर रही हूं स्टाफिंग। सही इंसान को सही पोस्ट के लिए सही टाइम पे पसंद करके लाना और बिठाना स्टाफिंग कहलाया जाता है। फिर व्हेन आई सेड मोटिवेशन और लीडरशिप की जरूरत होगी, तो मैं यहां पे डायरेक्टिंग के बारे में बात कर रही हूं, मतलब लोगों को डायरेक्ट करना। और जब आई सेड कुंभ के टाइम पे और कुंभ के बाद में ये देखना, ये एनालाइज करना कि सारी चीजें वैसे हो रही हैं जैसे हमने प्लान किया था, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको मिला के बनती है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। सो व्हेन आई सेड कि मैनेजमेंट प्रोसेस हो रही है, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो मेरा मतलब था कि उसमें ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सो दैट मैनेजमेंट कंप्लीट हो सके। सो आई होप प्रोसेस का मतलब तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जानी चाहिए। इस प्रोसेस को करने के दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होनी चाहिए ये चीजें। अब इनका क्या मतलब होता है, चलिए इन दोनों को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे इमेजिन करिए कि कुंभ के टाइम पे एक इंसान को रखा गया सो दैट वो टेंट्स बना सके, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो रहने के लिए होते हैं वो बना सके। उसको टास्क दिया गया कि तुम्हें 2 घंटे में 2 आवर्स में 10 टेंट्स बनाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोला गया कि एक टेंट का पैसा 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जा सकता। क्या बोला गया, एक इंसान था, उसे हायर किया गया टेंट बनाने के लिए और उसे बोला गया कि 2 घंटे में तुम्हें 10 टेंट्स लगाने हैं, 10 टेंट्स लगाने हैं, साथ ही साथ एक टेंट का खर्चा 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता। ये तो आपने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दी, बट जो आपने इंस्ट्रक्शन दी जरूरी थोड़ी ना वो वैसे के वैसे ही हो। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है। हो ये भी सकता है कि वो 2 घंटे में 10 टेंट्स लगा ले, और हो ये भी सकता है कि वो 2 घंटे में 10 टेंट्स नहीं लगा पाए। हो ये भी सकता है कि वो 900 रुपए में टेंट लगा ले, और हो ये भी सकता है कि वो 1200 रुपए खर्च कर दे टेंट लगाने के लिए। कुछ भी हो सकता है ना। अब मैम ये सारा एग्जाम्पल में एफिशिएंसी और इफेक्टिवली का क्या काम है, तो बेटा पहले हम समझते हैं इफेक्टिवनेस को, फिर हम समझेंगे एफिशिएंसी को। जब हम किसी इंसान को कोई काम देते हैं करने के लिए और एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं, अगर वो इंसान उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो पूरा टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो इफेक्टिव कहलाया जाता है। तो वो क्या कहलाया जाता है, इफेक्टिव कहलाया जाता है। लेकिन वो गिवन ड्यूरेशन में टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो नॉन इफेक्टिव कहलाया जाता है।
अगर ये इंसान 2 घंटे में 10 टेंट्स जो कि उसका टास्क था वो कंप्लीट कर लेता है तो वो इफेक्टिव बन जाएगा, नहीं कर पाता नॉन इफेक्टिव होगा। ठीक है, वहीं पे जब हम किसी इंसान को कम रिसोर्सेज देते हैं और ज्यादा आउटपुट डिराइव करने के लिए देते हैं और ऐसा वो कर लेता है तो वो कहलाया जाता है एफिशिएंट। तो अगर वो 900 रुपए में काम कंप्लीट कर लेता है तो वो एफिशिएंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वो 1000 रुपए के ऊपर चला जाता है, मतलब उसने बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए हैं और आउटपुट कम डिराइव किया है, तो वो नॉन एफिशिएंट कहलाया जाएगा। बात समझ में आई? इफेक्टिव बोले तो जब आप टाइमली टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप इफेक्टिव बन गए, नहीं कर पाते नॉन इफेक्टिव। लेकिन जितने रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करके, उनका वेस्टेज ना करके अगर आप मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करते हो तो आप एफिशिएंट कहलाए जाते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आप बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेते हो, उनका वेस्टेज कर देते हो और आउटपुट भी बहुत छोटू सा निकलता है, तो ऐसे में आप नॉन एफिशिएंट कहलाए जाओगे। तो इफेक्टिवनेस का रिलेशनशिप है टास्क कंप्लीट करने से टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर, और एफिशिएंसी का रिलेशनशिप है कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव करने से, मतलब अच्छे से मैनेज करना रिसोर्सेज को। वी कॉल इट ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बस इफेक्टिवनेस का उसी एफिशिएंसी का उसी से रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें मैनेजमेंट करना है कैसे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। तो पूरी प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करेंगे तो कहलाया जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छे से कर रही है। तो अगर कुंभ में जितने भी टास्क हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं पूरी प्रोसेस को अपना के, और कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा कुंभ से आउटपुट डिराइव कर पाते हैं, तो कहलाया जाएगा कि कुंभ अच्छे से मैनेज कर पाया है हर एक चीज को, कुंभ ने अच्छी मैनेजमेंट अपने अंदर फॉलो करी है। ठीक है, सो आई होप यहां से मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनमें ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो शायद हो सकता है आपके लिए नए हो, न्यू हो। अगर आपने इनको यहाँ पे पढ़ लिया ना तो इंपॉर्टेंस में ये सारे वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं, तो वहां आपके लिए केक वॉक हो जाएगा उन्हें पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जो कि है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। भाई अब इसका क्या मतलब होता है? हर एक इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई एस्पिरेशन तो जरूर होता है जो उसे लाइफ टाइम में अचीव करना होता है। कुछ लोग करियर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, कुछ लोग फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, लेकिन हर इंसान जो पैदा हुआ है धरती पे वो कोई ना कोई गोल अपने दिमाग में लेके आया है, या फिर यहां आने के बाद उसने बना लिया है। अब वो पूरा जीवन अपना इन्हीं गोल्स को अचीव करने में लगा देता है। किसी को पैसे कमाने हैं तो काम कर रहे हैं भर भर के कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है तो अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, अपने लिए गोल सेट करते हैं और पूरा जीवन फिर उन्हीं गोल्स को अचीव करने में लगा देते हैं। जैसे हर इंसान अपने लिए गोल सेट करता है, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लिए कुछ गोल सेलेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट उनकी मदद करती है इन गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट हमेशा इसी तरीके से वर्क करती है कि कैसे उन गोल्स को अच्छे से कम टाइम में लेस रिसोर्सेज के साथ अचीव किया जा सके। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जब हम शुरू करते हैं ना बात करना, सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं जो हमें अचीव करने हैं इस मैनेजमेंट को फॉलो करके। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, चलिए सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब ये परवेसिव वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, इसलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यूएस में स्कूल्स होते होंगे, वहां भी टीचर्स पढ़ाती होंगी। इंडिया में भी स्कूल्स होते हैं, वहां भी कौन पढ़ाती हैं? टीचर्स पढ़ाती हैं। एमबीए के बच्चों को भी टीचर्स ही पढ़ाते हैं और 12th क्लास के बच्चों को भी टीचर्स ही पढ़ाती हैं।
यहां से कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि टीचर्स का एक ही काम है पढ़ाना, चाहे फिर वो यूएसए में हो, चाहे फिर वो इंडिया में हो, चाहे फिर वो एमबीए के लिए हो, चाहे फिर वो 12th क्लास के लिए हो। टीचर्स हैं तो वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और हर बच्चे को पढ़ने की जरूरत भी लगती है। हाँ, तरीके डिफरेंट हो सकते हैं पढ़ाने के, मतलब एमबीए के स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यूएस में टीचर्स दूसरे तरीके से पढ़ा सकते हैं, इंडिया में अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, तरीके वेरी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, राइट? बिल्कुल वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बेसिक लेवल वाली हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल वाली हो, हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह कॉमन होगी, रिक्वायर्ड होगी, चाहे फिर वो यूएस वाली कंपनी है या इंडिया वाली कंपनी है, कनाडा वाली कंपनी है या जापान वाली कंपनी है, चाहे फिर वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हर जगह हर लेवल पे हर टाइप ऑफ कंट्री में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, जैसे भगवान जी हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे मैनेजमेंट भी हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है? दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि एक चीज को मैनेज करना है, नहीं, मैनेजमेंट काम को भी मैनेज करती है, मैनेजमेंट लोगों को भी मैनेज करती है, और मैनेजमेंट ऑपरेशंस को भी मैनेज करती है। बोले तो ऑर्गेनाइजेशन में 10 काम होते हैं, आपको प्लानिंग भी करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देखना है, आपको सेल्स भी वो करनी है, मार्केटिंग करनी है, एड्स चलानी है, आपको परचेजेस करनी है, इतने सारे काम हैं, सब में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो मैनेजमेंट हर तरह के हर सेगमेंट के वर्क को संभालती है। ऑर्गेनाइजेशन में 1000+ लोग भी हो सकते हैं, 100+ लोग भी हो सकते हैं, 2000 लोग भी हो सकते हैं, तो हर एक इंसान को भी देखना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट लोगों को भी संभालती है। एंड एट द सेम टाइम ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जहां पे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और उसमें भी 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट लागू होती है। तो मैनेजमेंट का एक डायमेंशन नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करेगी, कि सिर्फ लोगों को मैनेज करेगी या सिर्फ काम को मैनेज करेगी, नहीं, वो काम को भी मैनेज करेगी, वो लोगों को भी मैनेज करेगी, एज वेल एज वो ऑपरेशंस को भी देखेगी, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, कोई सिंगल डायमेंशन में वो काम नहीं करती है, ठीक है? आई बात समझ में? अब ये देखो, मैंने ना इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है यहाँ पे, रीजन बीइंग एनसीईआरटी बुक में इतने अच्छे, मतलब बेहतरीन तरीके से हर एक चीज लिखी हुई है, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि आपको और कहीं से भी रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझ लो, और उसके बाद एनसीईआरटी उठाना, वहां से पढ़ना, वहां पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है सेम अपने पेपर में चिपका देना, ठीक है? फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई वो वाली बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई, अगर लोगों को लगता है कि एक बार मैनेजमेंट शुरू हुई और फिर कंप्लीट करने के बाद अपना टास्क खत्म हो जाएगी, मतलब प्लानिंग से शुरू हुई, कंट्रोलिंग पे खत्म हुई, ऐसा सत्य बात नहीं है, ऐसी सच बात नहीं है। मैनेजमेंट अगर एक बार शुरू होती है ना, तो वो कंटिन्यूसली चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। एक बार आपने गोल्स अचीव कर लिए, फिर भी तो गोल्स आएंगे। भाई, मैं बोलूं मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट इज माय गोल, ठीक है? मेरी 12th कंप्लीट हो गई, उसके बाद कॉलेज के लिए सोचूंगी, मुझे उसके बाद लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे इतने पैसे कमाने, तो गोल्स तो हर बार आते रहेंगे ना, नए नए। तो मैनेजमेंट भी मेरा चलता रहेगा, एक मैनेजमेंट साइकिल कंप्लीट हुई, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी कंप्लीट हुई, तीसरी शुरू हो जाएगी। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, मतलब वो चलता रहेगा एक बार शुरू होने के बाद। और अगर लोगों को लगता है कि प्लानिंग कंप्लीट हो गई फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होगी, तो नहीं, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। प्लानिंग वाले प्लानिंग करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग वाले ऑर्गेनाइजिंग करते रहेंगे, स्टाफिंग वाले हायरिंग करते रहेंगे, एचआर वाले पूरे साल कहाँ शांत बैठते हैं, पूरे साल नई नई हायरिंग करते रहते हैं ना, तो बस वही काम है।
फिर डायरेक्टिंग वाले तो भैया इनका काम तो कभी खत्म होता नहीं है, क्योंकि लीड करना और मोटिवेट करना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है आज की डेट में स्पेशली, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं अपनी जॉब से। सो ये एक ऐसी चीज है जो एक तो शुरू होगी तो चलती जाएगी, दूसरा साइमल्टेनियसली भी चलेगी। एक स्टेप चल रहा है इस तरफ तो दूसरा स्टेप उधर चलता रहेगा, तीसरा स्टेप उधर चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा, नहीं, वो एक से दूसरे पे लिंक्ड जरूर है, लेकिन एक के चलने के साथ साथ दूसरा भी चलता रहता है। तो दो चीजें यहाँ पे आपको लिखनी होंगी कि इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, इट रन्स इन अ कंटिन्यूअस वे, और दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि हर एक फंक्शन साइमल्टेनियसली चलता रहता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के साथ चलता रहेगा, ठीक है, चाहे वो अलग अलग सेगमेंट्स के चल रहे हो लेकिन वो चलते रहेंगे। सो ये हो गया, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार शुरू होएगी तो वो खत्म नहीं होगी। फिर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई अब एक बात बताओ, एक क्लासरूम में क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है जिसको टीचर को पढ़ाना होता है? ऑब्वियसली नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी क्लास है, किसी में 10 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 1000 भी हो सकते हैं, राइट। अब क्या हर स्टूडेंट सेम मेंटालिटी के साथ आता है कि मुझे तो टॉप करना है, मुझे तो ये करना है लाइफ में अचीव? ऑब्वियसली नहीं, हर स्टूडेंट का अगला अपना अपना माइंडसेट होता है, अपना अपना सोच होता है, गोल होता है। किसी को टॉप रैंकर बनना है, किसी को सिर्फ पास होना है, किसी को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए क्लासरूम ज्वाइन करनी है क्योंकि वो घर पे बोर हो रहे थे, राइट। तो हर इंसान, हर स्टूडेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है और डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आता है। हर स्टूडेंट यूं नहीं होगा कि बहुत ही रिच क्लास से आएगा या बहुत ही पुअर फैमिली से आएगा, मल्टीपल सेगमेंट से आ सकते हैं। ऐसे में टीचर को इकलौते अकेले रहते हुए हर किसी की नीड्स को फुलफिल करना होता है, ताकि हर इंसान जो जिस नीड के साथ आया वो सेटिस्फाई हो जाए उसकी। तो बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट में भी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो डिफरेंट नीड्स के साथ ज्वाइन करता है, और मैनेजमेंट का ये उस टाइम पे फर्ज बनता है कि वो हर इंसान जो जिस भी नीड के साथ आया है उसकी नीड्स पूरी करे, पहली बात, और दूसरा उसको इस तरीके से चलाए कि ओवरऑल वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अगेन यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली हैं, दोनों पे फोकस करना। पहला, हर स्टूडेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हुआ एम्प्लॉय डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आता है, तो आपको सबको तो एक साथ अकोमोडेट करना है, फर्स्ट थिंग मैनेजमेंट में। और दूसरी चीज ये है कि आपको सबको यूनाइट करके एक डायरेक्शन में लेके जाना है, सो दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में लिखनी पड़ेंगी। जो जो पॉइंट्स मैं दो दो करके बोल रही हूँ ना, वो दोनों ही आपकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन होने चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ना क्योंकि केस स्टडीज भी आती हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से जिनके आंसर आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब एक बात बताओ मुझे, एक टीचर अपने 18 साल की उम्र से पढ़ा रहा है, ठीक है, एक टीचर है जो 18 साल की उम्र से पढ़ा रहा है और वो आज हो गया है 35 साल का, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 35 साल की नहीं हुई हूँ। 18 साल से वो पढ़ा रहा है, 35 साल की उम्र हो गई है। जैसे उसने शुरुआत की थी ना पढ़ाने की, मतलब जैसे जैसे वो 18 साल की उम्र में पढ़ाता था वो आज भी वैसे ही पढ़ा रहा है। मुझे एक बात बताना, पढ़ना चाहोगे ऐसे टीचर से? मतलब तुम्हें लगेगा अरे क्या घिसी पिटी तरीके से आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस भी ऐसा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट ऑब्वियसली नेवर, मतलब स्टूडेंट्स नेवर वांट कि वो ऐसे टीचर से पढ़े जो मोनोटोनस वे से पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे बचपन से पढ़ाते हुए हैं। भाई अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, हर एक चीज चेंज हो रही है, तो आप भी तो अपने अंदर चेंजेस लाओ ना, तभी तो आप अप टू डेट रह पाओगे, अपडेटेड रह पाओगे। आज की डेट में तुम उन टीचर्स को देखो जो पुराने स्टाइल से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट उनसे इतना जेलअप ही नहीं कर पाते क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते उनसे, राइट। सो बस मैनेजमेंट को भी वहीं से सीख मिल गई कि भैया मैनेजमेंट को भी अगर अच्छे से काम करना है तो बदलते समय के साथ उसको अपने आप के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, और इसी को हम बोलते हैं डायनामिक फंक्शन, मतलब जो बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव ले आए। सो मैनेजमेंट को हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि अगर समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो वो भी अपने आप को बदलती रहे ताकि वो अपडेटेड रह पाए, ताकि वो जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटैंजिबल। अब इसका क्या मतलब होता है? इंटैंजिबल वर्ड वैसे आपने सुना होगा जरूर, क्योंकि इंटैंजिबल असेट्स 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ाए जाते हैं, बट फिर भी मैं एक बार लेमन्स लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, दिखाई दे रही है,
मैंने ये रिंग पहनी हुई है, दिखाई दे रही है, मेरे हाथ में स्टाइलस है, दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड है, दिखाई दे रहा है, मैं हूं, दिखाई दे रही हूं। अब हवा है मेरे आसपास, दिखाई दे रही है। अलग कुछ वे में बैठे होगे तो शायद दिख जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं दिखेगी, राइट। सो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि हवा है ही नहीं? ऑब्वियसली नहीं। जैसे मैं प्रेजेंट हूं और दिखाई दे रही हूं, वैसे ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो हैं तो सही लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। मैनेजमेंट उन्हीं चीजों में से आता है। मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो आपको पता चल जाएगा उसके ऑर्गेनाइजेशन के कंडक्ट से, किस तरीके से वहां पे चीजें ऑर्गेनाइज हैं। लेकिन वो आपको अलग से ऐसे बॉक्स बना के दिखेगी नहीं कि अरे मैनेजमेंट बैठी हुई है, मतलब यहां पे मैनेजमेंट लागू होती है, वो नहीं दिखेगा। तो इनटैंजिबल का मतलब होता है जो चीजें होती हैं लेकिन फिजिकली दिखाई नहीं देती हैं। जस्ट लाइक भूत या जस्ट लाइक भगवान जी, वो भी होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मूर्तियों की बात नहीं कर रही हूं। बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कंडक्ट से पता चलेगा, उसकी प्रेजेंस फील होगी, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी और ना ही आप उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इनटैंजिबल। सो यहां पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से हमने 3 जो सबसे बढ़िया वाले होते हैं वो ले लिए। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करिए एक अंकल है, ठीक है, तुम्हारी विसिनिटी में रहते हैं, बढ़िया से अंकल हैं और इन्होंने खोली है अपनी एक दुकान ग्रोसरी शॉप पर से। एक अंकल हैं, तुम्हारे एरिया में रहते हैं, दुकान खोली है, कौन सी वाली? ग्रोसरी वाली। लेकिन इन अंकल की दुकान के पास ऑलरेडी 4 दुकानें पहले से प्रेजेंट थी, मतलब 4 ग्रोसरी शॉप्स ऑलरेडी तुम्हारी विसिनिटी में है। इन अंकल ने और एडिशनल खोल ली हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे पहला गोल इन अंकल का क्या होगा? क्या जिस दिन इन्होंने दुकान खोली है उस दिन ये सोचेंगे कि अरे मैं तो दूसरी दुकान खोल लूंगा, अरे मैं तो 100 करोड़ कमा लूंगा? ऑब्वियसली नहीं ना। वो पहले देख रहे हैं भैया इतने सारे कंपेटिटर बैठे हुए हैं, पहले तो मैं यहाँ टिक जाऊं, यही मेरा गोल है। सो इन अंकल का फर्स्ट गोल क्या होगा कि भाई मैं टिक जाऊं, मैं यहां पे सरवाइव कर लूं। और सरवाइव हम कैसे करते हैं? ब्रेक इवन कमा के। ब्रेक इवन बोले तो अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज पे 10 रुपए का खर्चा किया है, तो एटलीस्ट 10 रुपए मुझे वहां से मिल जाए, मतलब सामने वाले से, कस्टमर से मिल जाए, तो मैं ब्रेक इवन पे चला जाऊंगा। ना मैं लॉस में जा रहा हूँ ना मैं प्रॉफिट पे जा रहा हूँ। ब्रेक इवन और अच्छे से समझना है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल के लिए क्रिस्प में आप समझ गए हैं आई गेस। ठीक है, सो पहला तो इनका मोटिव होगा कि भैया मैं सरवाइव कर लूं इस कंपटीशन में, मैं बस अपने पैर टिका लूं, दैट्स इट, ब्रेक इवन कमा लूं, चाहे प्रॉफिट नहीं भी आए। बट एक बार इनके पैर टिक जाएंगे, लोग इनकी दुकान से खरीदना शुरू कर देंगे, उसके बाद इनका गोल क्या होगा कि भाई मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लूं। इंसान है भैया, लालच तो आ ही जाता है। अगर नॉर्मल हम टिक गए हैं तो अब हमारा नेक्स्ट यही होगा ना कि थोड़ा सा और आने दो। वो बोलते हैं ना, कोई इंसान 100 रुपए कमाता है तो फिर उसको लगता है अरे यार 200 कमा लूं यार, अरे यार 500 कमा लूं यार, बस वही काम है। सर्वाइव कर लिया, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी थी। सेकंड प्रायोरिटी क्या होएगी कि भैया प्रॉफिट कमा लूं। और एक बार रेगुलर प्रॉफिट आने लग गया, हर महीने आप प्रॉफिट कमाने लग गए, फिर आपका क्या गोल होगा कि भाई अब तो मैं दूसरी दुकान ले लूं, अब तो मैं इस दुकान को शोरूम बना लूं, डीमार्ट बना लूं या फिर सुपरमार्केट बना लूं, कुछ ऐसा बड़ा कर लूं, राइट। सो हर इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है या हर ऑर्गेनाइजेशन जब खुलती है नई नई, तो उसका फर्स्ट वो होता है कि मैं सरवाइव कर लूं, दूसरा होता है कि मैं प्रॉफिट अर्न कर लूं और तीसरा होता है कि मैं ग्रो कर लूं, एक्सपैंड कर लूं। ठीक है, और मैनेजमेंट ये तीनों चीजें अचीव करने में आपकी मदद करती है। अगर वो अंकल दुकान खोलते लेकिन ढंग से मैनेजमेंट नहीं चलाते तो क्या उनकी सेकंड दुकान खोलने का सपना तक वहां पे वो पहुंच पाते? ब्रेक इवन ही नहीं अचीव होता ना यार। तो इसलिए अगर आपको बड़ा सोचना है तो आपको मैनेजमेंट की कमर पकड़नी होगी और उसके साथ चलना होगा, उसके साथ फ्लाई करना होगा। ठीक है, सो ये हो गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट आपकी मदद करता है और मैनेजमेंट की मदद से आप ये सारी चीजें अचीव कर पाते हैं। फिर होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। वही देखो, अब जिस एरिया में तुम हो,
जिस एरिया से तुमने नाम शोहरत कमाई है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप चाहोगे कि यार उस एरिया का भी भला किया जाए। जो लोग जिन्होंने इनिशियली आपकी मदद की थी ऊपर बढ़ने में, अब आप चाहोगे ना यार इनका भी थोड़ा बड़ा मतलब भला करूँ, थोड़ा कल्याण करूँ इनका। जो भी आपकी मदद करते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर लेबर आपको प्रोवाइड करते हैं, उन सब वे में आप उनकी कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं। तो बस यही मदद आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी देखा है नीता अंबानी को? वो ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, उनके पति चलाते हैं, उनके बच्चे चलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत बार दान भी देते रहते हैं, डोनेशन करते रहते हैं, लोगों को बिना मतलब पे बुला बुला के लैपटॉप, साइकिल, ये सब बेचते रहते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको पता है उनको इंडिया से ही ये प्रोस्पेरिटी मिली है, जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो जो वेल्थ वो आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी उनको इंडिया से मिली है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस का भला करना उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब तो लॉ में इसके लिए प्रोविजन भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, CSR, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। बस अगर कोई दिल से करना चाहे तो दिल से करे, नहीं करे तो गवर्नमेंट तो करवा ही देगी, राइट। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम बोलते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे भैया, हम अपनी जनता को गंदा प्रोडक्ट नहीं खिलाएंगे, रीजनेबल प्राइस पे 100 रुपए की चीज 200 रुपए में नहीं बेचेंगे, 100 रुपए या 101, 102 रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला के काम देने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे। अगर बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब अगर तुम अंबानी बन जाते हो तो तुम कुछ भी चला सकते हो, राइट। बट अगर तुम छोटे हो तो तुम ये चीज़ें तो फॉलो कर ही सकते हो। इको फ्रेंडली मेथड से प्रोडक्शन करना, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कचरा ऐसे नदियों में गिरा देती है, स्पेशली NCR एरिया में आपने देखा होगा, नदियाँ ऐसे वाइट उससे भरी रहती हैं गंद वलूट से, राइट। तो वो क्या है, वो गलत काम है, ऐसे प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप इको फ्रेंडली मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हो प्रोडक्शन करने के। ये सारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कि आप सोसाइटी के टूवर्ड्स फॉलो करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोले तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जो आपने किए हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव बोले तो जो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग आपने किए हैं, एंड लास्ट है पर्सनल, मतलब लोगों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। भाई देखो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारे दर पे आए हैं काम करने के लिए, पता नहीं अलग अलग माइंडसेट के साथ आए होंगे, बैकग्राउंड के साथ आए होंगे, आई नो आई एम रिपीटिंग, वो पहले वाला पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी। सो यहाँ पे आपका फर्ज बनता है कि उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जितनी भी नीड्स है, उनको आप फुलफिल करें। तो जैसे कि एडिक्वेट सैलरी, मैंने किसी से काम तो बहुत सारा करा लिया लेकिन बदले में उसको 100 रुपए दिए, कितनी गलत बात है ना मेरे एंड पे। अगर मैं काम पूरा करा रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको पैसे भी पूरे दूँ, ठीक है। तो एडिक्वेट सैलरी दो, गुड वर्किंग कंडीशन दो, वो आया है काम करने, मैं उसको मतलब गंदी सी जगह पे बिठा रही हूँ, खाने पीने का कोई वो नहीं है, वहीं पे लोग थूक के जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कितनी गलत बात हो जाएगी। तो अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत दो, मतलब ये नहीं हो कि सारा टाइम उनके साथ पॉलिटिक्स चल रही है एंड ब्ला ब्ला स्टफ। पीयर रिकग्निशन, जब लगे उन्होंने कुछ बढ़िया किया है तो उनके लिए तालियां बजवा दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, भैया किसी को भी आउटडेटेड मत होने दो, पुराना हो गया थोड़ा सा इंसान, बिठाओ उसको, नए वाली चीज जो चल रही है उसकी ट्रेनिंग दे दो। सोशल रिकग्निशन, सोसाइटी में उसका रिकग्निशन करा दो, प्राइज दे दो, किसी चीज़ के लिए अवार्ड दे दो, रिवॉर्ड दे दो, शिमला घूमने के लिए भेज दो, श्रीलंका घूमने के लिए भेज दो। तो ऐसी सारी चीज़ों से भी आप उसका मोरल बूस्ट कर सकते हैं। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट चाहता है कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले। और जैसे कि हमने बात करी थी, मैनेजमेंट सिर्फ एक ही तरफ ध्यान नहीं देता है, बहुत अलग अलग तरफ ध्यान देता है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के खुद की तरफ भी ध्यान होता है, सोसाइटी की तरफ भी होता है और लोगों की तरफ भी होता है। अच्छा, हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ही तरफ ध्यान नहीं देता, वो कौन सा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स में, बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ लिए तो इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, राइट। सो पहला है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। मैंने एक गन्ना दिया है तुम्हें, शुगर केन दिया है तुम्हें, और उसमें तुम निचोड़ के 4 ग्लास अगर निकाल लेते हो जूस, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा एफिशिएंसी। मतलब आपने कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट डिराइव कर लिया है। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करती है कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट डिराइव करने में, ठीक है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट फॉलो कर रही है ना तो हमेशा अपडेटेड रहेगी, हमेशा जो नई चीजें आ रही हैं वो अपने अंदर अडेप्ट करती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग चलती रहेगी। अडेप्टेशन पता होगा आपको क्या होता है, जब हम नई चीजों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वी आर एबल टू लाइक लिव इन दैट न्यू सिचुएशन, तो उसको हम अडेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अडेप्ट कर लेती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन भी डायनामिक बनती है, लोग भी डायनामिक बनते हैं।
हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, किसी भी माइंडसेट से किया हो, मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करेगी उसको उसके पर्सनल गोल्स अचीव करवाने की। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर मैनेजमेंट मेरी मदद करेगी अच्छा पैसा कमाने में, ठीक है। अल्टीमेटली मुझसे भी काम करवाएगी मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने में, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने में, लेकिन साथ ही साथ मेरे भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, ठीक है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सोसाइटी के बारे में भी सोचती है। तो मैनेजमेंट हमेशा ऐसी चीजें करती रहती है जिससे सोसाइटी का भी भला हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। भाई देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने में मदद करेगी। अब इफ आई एम अ गुड टीचर और मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट अलग अलग माइंडसेट से आए हैं, तो मुझे ये तो कोशिश करनी है कि वो जिस माइंडसेट से आए हैं वो उनका पूरा हो जाए, जिस गोल से उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की है वो उनका अचीव हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी तो चाहूंगी ना कि बीइंग अ टीचर मेरी क्लास का भी नाम हो। तो मेरी क्लास अगर अच्छा रिजल्ट आएगी तो मेरी क्लास का नाम होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। तो यहाँ पे ग्रुप गोल्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या अचीव करना चाहती है, वो अगर आप करवा पा रहे हैं तो आप अच्छी मैनेजमेंट चला रहे हैं। और मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो इंडिविजुअल गोल्स को तो पूरा करे, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप गोल्स की तरफ भी ध्यान लगाए और उनको भी पूरा करे, ठीक है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कमेंट्स में ही उसका रिप्लाई देने की। और लास्ट में हम एक लाइव सेशन तो जरूर करेंगे जिसमें हम आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको एंटरटेन करेंगे 1-on-1 बेसिस पे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। इसमें हम जानेंगे मैनेजमेंट का नेचर कैसे होता है, और वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट को 3 अलग अलग चीजों से कंपेयर करेंगे। पहले हम उसे कंपेयर करेंगे साइंस के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे आर्ट के साथ, और फिर हम कंपेयर करेंगे प्रोफेशन के साथ, और समझेंगे कि मैनेजमेंट किससे मिलता जुलता है, आर्ट से मिलता जुलता है, साइंस से मिलता जुलता है, या प्रोफेशन से मिलता जुलता है। अब भाई देखो, कायदा तो ये बोलता है कि सबसे पहले मैं उसका कंपैरिजन साइंस के साथ करूं, लेकिन मेरा फेवरेट है आर्ट, तो मैं पहले इसको मतलब मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करूंगी और उसके बाद मैं साइंस पे जंप करूंगी। और मैं ये इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आर्ट के साथ इसका कंपैरिजन सबसे सिंपल और सबसे ईजी है, ठीक है। तो सबसे ईजी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर जाएंगे टिपिकल वाले पे। देखिए, अगर हमें मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करना है तो हमें आर्ट क्या होती है वो तो समझना पड़ेगा ना। तो हम इसके लिए आर्ट के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये बोलते हैं कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो प्रैक्टिकली कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ हमेशा एक थ्योरेटिकल नॉलेज अटैच्ड रहती है। ये मुझे कब पता चला था, मैं 11th क्लास में थी, मैंने फाइन आर्ट्स चूज कर लिया था अपना ऑब्जेक्टिव, मतलब वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना उसमें। अब आई थॉट उसमें तो बस ड्रॉ करना रहेगा, उसमें तो बस बनाना रहेगा, चीजें देख के पेंट करना, दिस एंड दैट। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस को साइड करते हुए हमारी स्टार्टिंग की 3 क्लास थियोरेटिकल क्लास थी, जिसमें हमें लेक्चर्स दिए जा रहे थे, हमें बताया जा रहा था डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट एरियाज के बारे में जहाँ पे पुरानी आर्ट बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। तो मुझे वहां से समझ में आया कि अरे आर्ट में तो थ्योरी भी है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ पेंटिंग वेंटिंग नहीं है। सो यस, हर आर्ट फॉर्म में थ्योरेटिकल नॉलेज होती ही होती है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले पढ़ाई जाती हैं उस चीज को प्रैक्टिस कराने से पहले। मैं डांस भी चूज करती था, तो डांस में भी कथक के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, इन सब की हिस्ट्री के बारे में ये सब पढ़ाया जाता है। डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में पहले सिखाया जाता है, फिर उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो हर आर्ट फॉर्म में कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज अटैच जरूर होती है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन में देखो, मैं हूं, मेरी फ्रेंड है, मेरी दूसरी फ्रेंड है, हम तीनों किसी फ्रेंड की शादी में डांस कर रहे हैं। हम तीनों के स्टेप्स एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन क्या उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका हमारा सेम होगा? क्या जैसे स्टेप्स मैं दिखा रही होंगी ऐसे ऐसे करके बिल्कुल एग्जैक्ट वे में मेरी फ्रेंड दिखा रही होगी? आंसर इज नो। आर्ट हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है, मतलब हमेशा उसमें पर्सनल टच छुपा होता है। मैं आर्ट जिस तरीके से परफॉर्म करूंगी, मेरी फ्रेंड की जिस तरीके से करेगी, मेरी दूसरी फ्रेंड जिस तरीके से करेगी, तीनों की डिफरेंट जाएगी। नो मैटर हमारे स्टेप्स कितने भी मिलते जुलते क्यों ना हो, कितना अच्छा हम सिंक क्यों ना कर रहे हो, फिर भी हमारी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, हमारी बॉडी पॉस्चर सब थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर ओन पर्सनल चीज, ठीक है। तो आर्ट
हर इंसान अगर सेम भी कर रहा होगा ना तो उसका पर्सनल टच कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दे जाएगा, वेरिएशन थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगी। तो आर्ट में पर्सनलाइज टच छुपा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अच्छा आर्टिस्ट कब बनता है, जो वो बार 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 चीजें करके देखता है। मैं आज सोचूं मुझे बड़ा डांसर बनना है और मैं सोचूं कि भैया बड़ा आंसर बनना है और मैं बन जाऊंगी, ऑब्वियसली नहीं। मुझे हर रोज क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज कुछ नया उसमें क्रिएटिव ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छी डांसर बन पाऊंगी। या मैं अच्छी पेंटर बनना चाहती हूँ, मेरे को हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेंट करके देखना पड़ेगा, तभी मैं अच्छी पेंटर बन पाऊंगी। सो आर्ट बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अब हम बात करें कि मैनेजमेंट में इनमें से कौन सा वाला फीचर होता है, तो मैनेजमेंट में इतनी सारी थियोरीज हैं, स्पेशली अभी हम जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, तब आप बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो भाई दैट मीन्स मैनेजमेंट में भी नॉलेज है थियोरेटिकल वाली, बिल्कुल है। तो ये वाला फीचर आर्ट में भी है और ये वाला फीचर मैनेजमेंट में भी है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैनेजमेंट में हर मैनेजर का प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग होता है, कहीं ना कहीं पर्सनल टच आ जाता है। दो मैनेजर्स को खड़ा कर दो, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी थोड़ा बहुत पर्सनलाइज टच आएगा ही आएगा। तो जस्ट लाइक आर्ट, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज टच होता है, तो इसकी भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी आपको हर रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है और कुछ ना कुछ नई चीज लाते रहने पड़ती है, तभी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, तभी अच्छी मैनेजमेंट बन पाती है। तो अगेन ये वाला चीज भी मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो आर्ट में पाई जाने वाली तीन चीजों में से मैनेजमेंट में ये तीनों की तीनों पाई जाती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू आर्ट। सो मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट के जैसा होता है, ठीक है। एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मैनेजमेंट एज साइंस पे। अब साइंस को समझ लेते हैं, साइंस में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है फीचर ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में नॉलेज होती है और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। जैसे अगर मैं बोलूं साइंस में एप्पल गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हर एक चीज जो हो रही है उसका रीजन बताया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट चीज प्रेजेंट होती है हमेशा साइंस में। तो इसकी भी एक थियोरेटिकल नॉलेज है जिसकी बेसिस पे पूरी साइंस बनाई गई है और हर चीज कॉज एंड रीजन की वजह से एस्टेब्लिश हुई है। वहीं पे बात करो कि जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं साइंस में वो कैसे बनते हैं, तो ये बोलते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं, मतलब बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, और तब जाके कहीं रिजल्ट निकलते हैं। और जब रिजल्ट हमेशा सेम निकलते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ये प्रिंसिपल ऐसा है। जैसे मैं बोलूँ H2 में O मिला दो, H2O वाटर बन गया, ठीक है, बहुत ही बेकार था, मैं साइंस वाली नहीं हूँ सो ले लेना, ठीक है। बट समझ गए ना बात, कि हर बार आपने वो चीज जब करके देखी सेम रिजल्ट आया तो आपने वहां से वो चीज एनालाइज की कि जब भी आप इस मिक्सचर में ये मिलाओगे तो ऐसा कुछ होगा। जैसे कोक में हम मेंटोस मिलाते हैं तो वो फटता ही फटता है, वो आपने 10 बार करके देखा होगा तभी तो आपने वो थ्योरी बनाई कि मेंटोस को कोक में मिलाओगे तो वो फटेगा ही फटेगा, राइट। तो बस साइंस हमेशा ऐसे बनती है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे। यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, साइंस हमेशा हर जगह सेम रिजल्ट देगी। तुम इंडिया में कोक में मेंटोस मिलाओगे वो उड़ेगा, तुम यूएस में बैठ के कोक में मेंटोस मिलाओगे वो उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे भी अप्लाई करोगे सेम रिजल्ट मिलेंगे, ये मतलब होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मतलब सेम वे में अप्लाई करता है, ठीक है। अब अगर बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, अभी तो हमने आर्ट में पढ़ा, होती है, राइट। तो यस मैनेजमेंट में ये वाला फीचर होता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं? यस मैनेजमेंट में भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रिंसिपल्स अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ही बनाए गए हैं। बार बार आपने उस चीज को करके देखा, बार बार रिजल्ट पाया। लेकिन जो चीज यहाँ पे वेरी करती है साइंस से वो ये है कि क्योंकि मैनेजमेंट लोगों से रिलेट करता है और लोग हर कंडीशन में अलग वे में रिप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, कोई मुझसे बोलता है चाय पिएंगे, मैंने बोला नहीं पीऊंगी। मैं कहीं कैफे में गई हुई हूँ, वहां पे किसी ने मुझसे बोला चाय पिएंगे, मैं बोलूंगी हाँ पिला दो। तो मेरा रिएक्शन हर जगह वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू माई मूड, अकॉर्डिंग टू माई थिंग, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मैं हर सिचुएशन में अलग तरीके से मतलब रिएक्ट कर सकती हूँ। सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरीके से रिप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो बस वही है, क्योंकि ये ह्यूमंस पे बेस्ड है तो हमेशा सेम रिजल्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है।
तो ये वाला जो फीचर है वो पूरा का पूरा सेम वे में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेट करता है। रीजन हमेशा याद रखना, ह्यूमन से रिलेट करता है, लोगों से रिलेट करता है, और लोग आज हाँ बोलेंगे कल ना बोलेंगे, कब पलट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दैट्स वाई वी कांट से कि ह्यूमंस हमेशा हर सिनेरियो में सेम रिएक्शन देंगे, तो सेम रिएक्शन हर सिनेरियो में नहीं आएगा, अनलाइक साइंस। अब सेम रिएक्शन नहीं आएगा तो उसे यूनिवर्सली अप्लाई करना और वैलिडिटी उसकी चेक करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 3 में से 1.5 पॉइंट तो मैनेजमेंट से मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला आधा, लेकिन ये वाला आधा और ये वाला पूरा मैच नहीं कर रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बुला सकते हैं। अब एग्जैक्ट साइंस नहीं बुला सकते क्योंकि 1.5 फीचर क्लैश कर रहे हैं, लेकिन 1.5 फीचर मैच भी तो कर रहे हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस बुलाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है साइंस से, पूरा नहीं मिलता है। आर्ट से जैसे मैनेजमेंट पूरा मिल रहा था ना, यहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया मैनेजमेंट का कंपैरिजन किसके साथ, साइंस के साथ। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन से कंपेयर करें तो प्रोफेशन में क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो हर जगह पढ़ लिया, साइंस में भी पढ़ लिया, आर्ट में भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, सेकेंड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी देखो मैंने CS किया हुआ है, ठीक है, तो मेरा एक इंस्टीट्यूट है ICSI, जहां पे सारे CS मेंबरशिप लेते हैं और मेंबर बनते हैं। तो मतलब मेरा जो प्रोफेशन है उसका क्या है, एक एसोसिएशन बना हुआ है। ऐसे ही CA वाले लोगों का रहता है ICAI, ऐसे ही लॉयर्स का रहता है बार काउंसिल, आपने सुना होगा। ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल उसमें बनी हुई हैं। मतलब प्रोफेशन कोई अगर वो परस्यू कर रहा है तो उन्हें इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, और हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन बना होता है। ठीक है, देन है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों को बोल रखा है कोई भी क्लासरूम में शूज पहन के नहीं आएगा, कोई भी क्लासरूम में बातचीत नहीं करेगा, कोई भी क्लासरूम में इनडिसिप्लिन वे में नहीं रहेगा। ये सब क्या है, ये वो रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वे में रूल्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए मेरी क्लास में अगर उन्हें बैठना है। ये मैं बोल सकती हूँ मेरी क्लास का कोड ऑफ कंडक्ट है, कि तुम अपने आप को मेरी क्लास में कैसे कंडक्ट करोगे वो मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ। ऐसे ही हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे CS में हमें बोला जाता है कि आप बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कोई CS ना बड़ा पोस्टर नहीं लगाता, छोटे छोटे पोस्टर्स लगाते हैं। आप न्यूज़पेपर में अपनी ऐड नहीं चला सकते, इसलिए हम CS लोग कभी भी एड्स नहीं देते। ये सारे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स में आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो पहले से ही इंस्टीट्यूट हमें बता देता है। तो हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चाहे वो CA या CS हो, बार काउंसिल हो। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई भी इंसान CA CS बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं। CA CS बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एग्जाम्स क्लियर करके आपको ICSI की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ICAI की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तभी आप क्या बन सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के हिस्सेदार बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को भी ऐसे एंट्री अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब सोच समझ के लोगों को ऐड किया जाता है। सर्विस मोटिव, जब भी कोई इंसान प्रोफेशन में जाता है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे CA CS हो, लॉयर हो, हमेशा सर्विस मोटिव के लिए जाता है कि मुझे लोगों को सर्व करना है। ठीक है, तो प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है। ओके, सो ये तो हो गई बातें किसकी, कि भैया प्रोफेशन में होता क्या क्या है। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट में इनमें से कौन सी वाली चीज होती है, तो वो देखें, पहले ये मैं डिलीट कर लूं। चलिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन है, मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें लोगों को अगर मैनेजर बनना है तो जाना ही जाना पड़ेगा, मतलब उसमें जाए बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैं CS हूं, अगर मैं ICSI की मेंबरशिप नहीं लूंगी ना तो मैं CS नहीं लगा सकती अपने नाम के सामने, मैं नहीं अपने आप को CS बुला सकती। ऐसा है क्या? नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं, लेकिन जब मेंबरशिप ही कंपलसरी नहीं है तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट तुम कहां से ही फॉलो करोगे। अब भाई मैं CS हूं तो मुझे CS के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ICSI की मेंबरशिप है। लेकिन मैनेजर्स के पास किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप होती है? नहीं होती है। जब एसोसिएशन की मेंबरशिप ही नहीं है तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों ही तुम फॉलो करोगे वॉलंटरी वे में?
तुम्हारा मन है तो कर लो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। सो ये चीज भी लागू नहीं होती है सच। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी इंसान को मैनेजर बनना है तो कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें मैनेजर्स घूम रहे हैं, कोई नहीं करा वो कुछ भी, इतने सालों से वहां पे जॉब कर रहे हैं, मैनेजर बन गए। तो ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। सर्विस मोटिव, हाँ मैनेजमेंट भी टू एन एक्सटेंट हम सर्विस मोटिव के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एसेंस हमारा दूसरा भी छुपा होता है। तो अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो है ना वो मैनेजमेंट और प्रोफेशन की मैच नहीं कर रहे, इसलिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट को आप आर्ट बुला सकते हो क्योंकि तीनों फीचर्स मैच कर रहे हैं। मैनेजमेंट को आप एग्जैक्ट साइंस नहीं बुला सकते क्योंकि कुछ ही फीचर्स मैच कर रहे थे, मतलब डेट फीचर्स मैच कर रहे थे, डेट नहीं कर रहे थे। और मैनेजमेंट को किसी भी हालत में तुम प्रोफेशन तो नहीं बुला सकते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चलिए लेट्स मूव टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तुम्हारे स्कूल का। देखो भैया, तुम्हारे स्कूल में सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल सर, चेयरमैन, हेडमिस्ट्रेस, यही सब आते होंगे। और उसके बाद आते होंगे एचओडीज, हर एक डिपार्टमेंट के बने हुए। और उसके बाद आते होंगे क्लास टीचर्स। और फिर आते हो तुम बेचारे मजदूर। अब अगर मैं यहां पे बताऊं किसका क्या काम रहता है तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा। प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं और पूरा टाइम क्या होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए, क्या स्कूल को अचीव करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड करते होंगे। ठीक है, किसके साथ मिलके, चेयरमैन और हेडमिस्ट्रेस के साथ मिलके। बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाते होंगे पूरे स्कूल के लिए। ठीक है, एचओडीज क्या करते हैं, एचओडीज ये सारी बातें सुनते हैं और इन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ है, तुम्हें ये अचीव करना है, तो तुम्हें इस पे फोकस करना है, ऐसे ऐसे करके। तो इन लोगों का काम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, ऊपर वालों ने जो भी डिसाइड किया है उसको सिंपल वे में नीचे वालों तक ट्रांसफर करना, उनको बताना, कम्युनिकेट करना। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इन मजदूरों से काम करवाना। जो भी गोल्स अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो इन मजदूरों को इंटीमेट करके उनके ऊपर नजर रखना, उनको देखना, ये मेक श्योर करना वो काम ढंग से कर रहे हैं, वो करना। राइट, यही होता है ना। प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि हमें ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। एचओडी प्रिंसिपल की ये बात टीचर्स तक पहुंचाता है, टीचर्स फिर लग जाते हैं हर एक बच्चे को, चलो प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो, ये करो, वो करो, रोज पढ़ते रहो, ऐसे करो, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है, एक्स्ट्रा डाउट सेशन ले रही है। ये होता है ना। बस ऐसे ही जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर आती है टॉप मैनेजमेंट। जो तुम्हारे प्रिंसिपल चेयरमैन है सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। जितने बड़े बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, जिनका मेन काम होगा दिमाग चलाने का, वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। उसके बाद आती है मिडिल मैनेजमेंट, बीच वाले। ये क्या करते हैं, ये बिचौलिए होते हैं इनके और इनके बीच में। जो इन्होंने बोला यहां तक पहुंचाना, जो इन्होंने बोला वहां तक पहुंचाना, यही काम होता है इनका। और ये होते हैं नीचे दर्जे के मैनेजमेंट, जो कि आपके क्लास टीचर्स हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। सो टॉप, मिडिल एंड लोअर, 3 लेवल्स की मैनेजमेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। मैं वैसे बता देती हूँ बेसिकली काम क्या होता है। टॉप मैनेजमेंट का होता है दिमाग लगाना, सोचना, पॉलिसीज बनाना, गोल्स अचीव करना, कैसे क्या क्या गोल्स अटेन करने हैं वो सब सोचना। मिडल वालों को उनको इंटरप्रेट करके सिंपल लैंग्वेज में इन तक पहुंचाना। और इन लोगों का काम होता है मजदूरों से काम कराना। ठीक है, मतलब नीचे जो भी लेवल के काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वगैरह, उनसे काम कराना इन मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है, ये याद रखना। मैनेजमेंट सिंगल लेवल पे वर्क नहीं करती, और तीनों लेवल्स पे उनका काम अलग 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 होता है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कौन किस में आता है। ये वाले को थोड़ा अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ से ना केस स्टडीज पूछी जाती है। यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि डिविजनल हेड था, तो बताइए उसका काम क्या होगा और वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो यू विल हैव टू टेल कि मिडिल मैनेजमेंट में आता है। तो ये सारे नाम एज इट इज वे में याद कर लेना। ठीक है, टॉप लेवल में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, दिस एंड दैट। ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना खुद से। ठीक है, रटने वाला है। ये वालों को याद करने का एक शॉर्टकट बता देती हूँ मैं।
जनरल मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी मैनेजर्स होंगे ना वो सारे मिडिल लेवल पे आएंगे, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताई है तुम्हें याद रखने की, मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, जनरल मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ आएंगे, जनरल मैनेजर यहाँ पे आता है, ठीक है। डन। चलो काम क्या होते हैं इनके, काम देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, दिस एंड दैट। ये सारे काम आप चाहे तो अपने उसमें लिख सकते हैं। मैंने जो बताया है ना आपको लेमन्स लैंग्वेज में, बस वही है, सेम वे में, बस थोड़ा अच्छे वे में लिखा गया है इसे, ठीक है। अगेन आई विल आस्क यू गाइस टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप सेम वे में रट ले इसे, बिल्कुल, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो बाद में पॉज करके ले लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कोऑर्डिनेशन। इसको हम समझेंगे ऐसे, इमेजिन करिए ये एक ग्रुप है, आप ही का ग्रुप है, ठीक है। स्कूल में बनते हैं ना ग्रुप्स, इस ग्रुप में है 5 लोग। हर कभी ये 2 लड़ लेते हैं, हर कभी ये 2 लड़ लेते हैं, हर कभी ये 2 लड़ लेते हैं, हर कभी ये 2 लड़ लेते हैं। पर ये बेचारा इनोसेंट सोल हर बार पता है क्या करता है, ये दोनों लड़े, अरे यार तू बात कर लेना यार, दोस्त है यार, वो नहीं था, वो कौन सी मूवी है, अरे बट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, बट ही इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, वो कौन, शाहरुख खान की मूवी है, राइट। बस वैसे ही है, इसका वही काम है, ये सबको बोलते हैं अरे ही इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, बात कर लेना, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, बात कर लेना, ठीक है। तो ये सब करने का काम करता है, मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमेशा कोशिश कर रहा है कि ग्रुप टूटे नहीं, ग्रुप की यूनिटी मेंटेन्ड रहे, राइट। मैनेजमेंट में ये बंदे वाला जो काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि जो अलग अलग फीचर्स है, मैनेजमेंट फीचर्स बोल रही हूँ, जो अलग अलग स्टेप्स है मैनेजमेंट प्रोसेस के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको एक तरह बाइंड करने का मतलब कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करता है कि ये अलग 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 ना जाएं और हमेशा यूनाइट होकर एक प्रोसेस में बंधे रहें। बहुत लोग कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक अलग स्टेप भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, इसे मैनेजमेंट का एसेंस बोला जाता है। और जब इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई सो, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे यही एक्सप्लेन करना होता है कि ये स्टेप नहीं है, ये तो बल्कि हर एक जगह प्रेजेंट है, प्लानिंग में भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजिंग में भी प्रेजेंट है, मतलब इट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बीच में प्रेजेंट है और ये मेक श्योर करता है कि सारे एक साथ चले, ठीक है। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन का मतलब। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखिए ग्रुप जब अलग 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 जा रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन उसे वापस एक साथ लेके आएगा, तो ये ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ एक लेवल में चलाने का काम करता है। ये 4 लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन ये मेक श्योर करेगा ये चारों दिशाएं एक दिशा में चले, टुवर्ड्स कौन सी दिशा में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने वाली दिशा में, ठीक है। तो पहला हो गया इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, हर एक जना यूनिटी लगा के रखे, मतलब दोनों मतलब सब लोग अलग अलग ना चले जाएं, सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में चले, ये मेक श्योर करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगेन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया काम खत्म, नहीं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक मैनेजमेंट चलती रहेगी। परवेसिव फंक्शन, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स नॉट लाइक हॉस्पिटल में चाहिए होगा स्कूल में नहीं चाहिए होगा, आपको हर जगह चाहिए होगा कोऑर्डिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, आप ये नहीं बोल सकते कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सरदर्दी है वही देखें, नहीं, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज जो हम विलिंगली खुद से करें, ठीक है, जानबूझ के करें। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि हो जाएगा अपने आप, नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये थे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें 3 पॉइंट्स है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन पहले इतना था, ठीक है, अब इतना हुआ, इतना हुआ, फिर इतना होने का सपना देखता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ग्रोथ होएगी साइज में, कोऑर्डिनेशन भी मतलब कोऑर्डिनेशन और ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। पहले आपके यहाँ पे सेल्स का काम था बस, अब परचेस का काम भी आ गया, मार्केटिंग का भी आ गया और भी मिसलेनियस कुछ काम आ गए। तो काम बढ़ रहे हैं, फंक्शंस बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन और ज्यादा अच्छे से चाहिए होगा।
देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। पहले गूगल इतना सा था, फिर गूगल इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, वैसे में बात हो रही है। पहले गूगल एक काम करता था, अब गूगल 10 काम करता है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, पहले आप बिस्किट बनाते थे, अब आप चॉकलेट बिस्किट बना रहे हैं, अब आप व्हाइट बिस्किट बना रहे हैं, अब आप शुगर बिस्किट बना रहे हैं, अब आप कोकोनट बिस्किट बना रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन बढ़ती जा रही है और इंटेंस और इंटेंस और इंटेंस हो जा रही है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा इंप्रूव होगी। सो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ चाहिए होगा, जब ग्रो करेगा साइज में, जब फंक्शंस ऐड होंगे और जब अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऐड होगी, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको रियलाइज होता जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फट से भर भर के लिख दीजिए अपने कमेंट्स। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अपनी पूरी प्रेपरेशन इन वन शॉट वीडियो से आप कर सकते हैं। पूरी इंटेंस वीडियोस 5-6 घंटे की देखने की जरूरत नहीं है। इनसे जितना आप पढ़ेंगे मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी जरूर रेफर करना है और बाकी डाउट्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। That's it. Thank you so much for watching this video.